हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज हम लोग सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं आपको सिर्फ डिस्कस कराने वाला हूं 1 मार्क्स क्वेश्चन, माने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। और इसके साथ में हम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट को, जो भी क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आएगा, हम उन कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 की। ठीक है ना, ये पहला सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने अपलोड किया था। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ये सीबीएसई का सैंपल पेपर लिंक के थ्रू मिल जाए। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों सैंपल पेपर के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे 1 नंबर वाले को, जो 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन है, वो सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और इसमें लास्ट में 18 to 20 वाले को जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एजर्शन के क्वेश्चन। ठीक है ना, वो हम लोग अभी जब आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए आई जे, माने ये जो ए आई जे है दैट इज द एलिमेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में है। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माने ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है बेटा जी क्या, कि वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आता है उसे हम बोलते हैं बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा। ऑफ ऑर्डर एन, माने किसी भी ऑर्डर की है। एन ऑर्डर का मतलब हो गया, मतलब अगर ये कहता है ऑर्डर 2, माने एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एन ऑर्डर का मतलब, अगर एन की जगह 1 लिखेंगे तो 1 by 1 की मैट्रिक्स हो गई। एन की जगह 2 रखेंगे तो 2 by 2 की मैट्रिक्स हो गई। एन की जगह 3 रखेंगे तो 3 by 3 की मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ये एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ट्रू होगा। तो अगर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फटाफट से हम अगर अपने दिमाग पे जोर डालें तो हमें याद आएगा कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो सबसे पहले दिमाग में मेरे ये आएगा कि अगर मुझे इसको स्क्यू सिमेट्रिक रखना है तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हर हालत में 0 होने चाहिए। ये यहां पे लिखूंगा 5 4 3, तो यहां लिखूंगा 5 -5 -4 और -3। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स बन जाएगी 0 और यहां लिख जाएगा 0। तो जरा चेक करके देखिए, अगर इस मैट्रिक्स को नाम दूं मैं P, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका मतलब इसके ये वाले एलिमेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब अगर इस एलिमेंट्स के मैं पोजीशन की बात करूं कि ये किस ऑर्डर पे आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट जो होगा ये A11 वाला एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट जो होगा ये A22 वाला एलिमेंट होगा। और ये एलिमेंट जो होगा A33 वाला एलिमेंट होगा। माने इस कंडीशन में Aij 0 होगा, लेकिन कब, व्हेन I इज इक्वल्स टू J के बराबर होगा। अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो Aij की वैल्यू 0 होगी। कब, जब I बराबर 0 होगा। और ये किस कंडीशन में, जब P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जरा देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है। सर ऑप्शन सी वाला ठीक हो रहा है। देखिए जरा, Aij बराबर 0 है, वेयर I इज इक्वल्स टू J है। क्योंकि यहाँ पे A क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 0 0। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब तो वैसे अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, माने A11 A22 A33, ये क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जी, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 2 × 2 की होगी, या 3 × 3 की होगी मैट्रिक्स, या 4 × 4 की होगी, या 5 × 5 की मैट्रिक्स होगी, इस तरीके से। अब वो कह रहा है ऑफ ऑर्डर 3, माने मैट्रिक्स किसके ऑर्डर की है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है। तो यहां पे एक मैट्रिक्स A लिख लिया हमने 3 × 3 की। 3 × 3 का मतलब इसके अंदर 3 रोज होंगी
3 कॉलम होंगे, हमने कहा कुल मिला के 9 एलिमेंट्स होंगे, बिल्कुल ठीक बात। अब वो कह रहा है सच दैट मॉडुलस ऑफ ए डैश इक्वल्स टू -3, माने इसके ट्रांसपोज का जो मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट है, वो किसके बराबर है, -3 के बराबर है। माने मॉडुलस ऑफ ए डैश इज इक्वल्स टू -3। तो बेटा जी हमें ये पता है कि किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है या मॉडुलस है वो जो आएगा, माने किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकल के आएगा और उसके जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकल के आएगा, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। माने मॉडुलस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए, माने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, ये हमेशा दोनों सेम आते हैं। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। अब वो पूछ रहे देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ, मैं मॉडुलस बोलता हूं, आप डिटर्मिनेंट बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए डैश या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए डैश बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो जरा वैल्यू लगा दीजिए, ये वैल्यू कितनी है, -3, और ये वाली वैल्यू भी कितनी है, -3। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया, 9। तो इसका आंसर हो गया सर ए। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है सर द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, माने एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल बन गया। इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। अब इसका एरिया किसके बराबर होगा बेटा जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कोइनिशियल वेक्टर्स। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, बी सी आएगा। ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए सी है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, बी सी आएगा। तो हमारा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा दोस्तों, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी, वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इंटू वेक्टर ए सी, माने आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा ए सी इंटू ए बी नहीं कर सकते, ए बी इंटू ए बी क्रॉस ए सी करेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा मतलब ये क्वेश्चन जो है ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, इसका मतलब एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, गिवन फंक्शन होना चाहिए। भाई अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वो क्या होगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, और वो किसके बराबर आएगी, गिवन फंक्शन के पॉइंट पे आएगी। माने अगर मैं बात करूं तो एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम होंगे, क्योंकि एक ही फंक्शन है। यही आपकी एल एच एल है, यही आपकी एल एच एल और यही आपकी आर एच एल भी है। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर,
ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए f0 के बराबर होना चाहिए। और f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, k, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 पे k दे रखी है। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें एल हॉपिटल्स का रूल लगाते हैं। मैंने आपको बताया था, आप करने को तो दोनों तरीके हैं, आप चाहे तो लिमिट्स का यूज करके भी कर सकते हैं। मैं सबसे बढ़िया तरीका मानता हूं कि आप इसमें एल हॉपिटल्स का रूल लगाइए। एल हॉपिटल का रूल ये कहता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से समझ लीजिए। एल हॉपिटल का रूल ये कहता है कि किसी भी क्वांटिटी को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माने इसको अलग डिफरेंशिएट करिए, इसको अलग डिफरेंशिएट करिए, और तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए जब तक 0.0 की फॉर्म ना हट जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो जरा देखिए 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। अगर हम डायरेक्ट x की जगह 0 लगा रहे हैं तो हमें 0.0 की फॉर्म मिल रही है। तो हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल का रूल लगाएंगे कि 0.0 की फॉर्म हट जाए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दोबारा चेक करेंगे कि 0.0 की फॉर्म तो नहीं आ रही। जब तक 0.0 की फॉर्म आएगी तब तक ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते रहेंगे। और जैसे ही 0.0 की फॉर्म हट जाएगी वैसे ही डिफरेंशिएट करना बंद कर देंगे। तो अभी हम डायरेक्ट लिमिट जब लगा रहे हैं तो देखिए cos 0 की वैल्यू भाई 4 इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 1 माइनस 1 हो गया 0, और नीचे 0 का स्क्वायर करेंगे, इंटू करेंगे 8 से तो भी 0, माने 0.0 की फॉर्म आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉपिटल का रूल लगाएंगे और इसे ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। करना शुरू करिए। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा जी, 0। माइनस कॉस 4x का क्या होगा, प्लस साइन 4x। अब आपने किसको x माना सर, किसको x माना आपने, 4x को, तो इंटू में 4 अपॉन में 8x स्क्वायर का कितना होगा, 16x। 8x स्क्वायर का कितना होगा, 16x। ये 4 की टेबल से कट गया, 4 आ गया। अब ये कुल मिला के कितना आ गया, और इक्वल्स टू k आएगा ही आएगा। तो लिमिट ये हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x। ये वाली वैल्यू तो वैसे भी 1 हो गई, चाहे आप अगर 0 लगाएंगे तो वैसे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे 0 आ रहा है। तो अगर आप दोबारा चाहे तो दोबारा एल हॉपिटल लगा सकते हैं, लेकिन ये तो हमें भी पता है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा अपॉन ए थीटा की वैल्यू 1 होती है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ए थीटा अपॉन ए थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से साइन 4x अपॉन 4x की वैल्यू क्या हो गई, 1। माने कुल मिला के इसका आंसर ये तो इक्वल्स टू के है, तो 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, के। माने कुल मिला के के की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आंसर हो गया सी। बात समझ में आ रही है सर। क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे एक नंबर वाले में, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 से पहले इन सबको रब कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए हमें लिखने के लिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो आपसे पूछ रहा है एफ एक्स की वैल्यू बताइए। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हो गया, अगर मैं मान लूं तो एफ डैश एक्स को मैं डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। माने यहां पे मैंने एफ एक्स को माना है वाई, एफ एक्स को क्या माना है, वाई। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर हो गया। देखा जाए ये क्वेश्चन किसका है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। माने आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है और आपसे एफ एक्स माने ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाली क्वांटिटी एक तरफ रखेंगे, वाई वाली एक तरफ रखेंगे, और बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे डी वाई बराबर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और इनटू में dx। यहां पे 1 इंटू लिख लिया हमने, और इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy 1 dy इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन
x टोटल का dx, ठीक है ना बेटा जी। अब वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, y, माने ये निकल आया fx, ये क्या निकल आया आपका fx, क्योंकि fx को किसके बराबर बना था, y के बराबर। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा जी log x और प्लस c, माने fx बराबर कितना आ गया आपका, fx बराबर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x प्लस c। कभी कभी इस c की वैल्यू को निकालने के लिए यहां पे कह देता है कि x बराबर 2 पे y बराबर 4 या fx बराबर 4, तो यहां पे आप वैल्यू लगाएंगे x बराबर 2 लगाएंगे तो इस fx की वैल्यू किसके बराबर रख देंगे, 4 के बराबर, तो c की वैल्यू निकल आएगी। तो उस कंडीशन में fx की एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आती है। तो अभी तो कुल मिला के हमारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log x प्लस c, माने आंसर हो गया हमारा b। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सर, इफ m and n respectively are the order and the degree of the differential equation। ये m और n जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री है, माने यहां पे m रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर को और n रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री को। मैंने इसलिए लिखा है, कभी कभी ये लोग उल्टा भी कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि मुझे भी याद रहे कि m का मतलब यहां ऑर्डर से है और n का मतलब यहां डिग्री से है। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है सर, डिफरेंशियल इक्वेशन रखिए d ओवर dx और dy ओवर dx, माने y डैश लिख लेता हूं मैं कि होल पावर 4 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन y डैश की होल पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 y डैश की होल पावर 3 और इनटू में क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन माने y डबल डैश। नहीं समझ में आया भाई, मान लीजिए अगर यह y होता तो y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या करते आप, 4 और y की पावर 3, तो y डैश की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 y डैश की होल पावर 3। अब किसको x माना आपने, y डैश को, तो y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, दैट इज इक्वल्स टू 0। माने हम इसको लिख सकते हैं 4 और dy ओवर dx की होल पावर 3 इनटू में d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये कुल मिला के आ गया आपका। अब जरा इसको देखेंगे, क्योंकि अब हम इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये प्योर इक्वेशन की फॉर्म बन गई, यहां पे किसी टाइप का कोई डिफरेंशिएशन नहीं बचा। अब अगर हम इसमें देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है सर हाईएस्ट ऑर्डर है 2, माने ये सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, तो कुल मिला के हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया सर 1, माने m की वैल्यू हो गई, वो सॉरी 1 नहीं 2, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2 है। अच्छा हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1 दे रखी है, माने इसकी डिग्री कितनी हुई 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। हाईएस्ट ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री कितनी है 1, माने कुल मिला के अब आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n। m प्लस n का मतलब 2 प्लस 1, मतलब आंसर क्या होगा 3। बात समझ में आ गई। इसको डायरेक्ट यहां से जज मत करिएगा, यहां से जज करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। बात समझ में आ गई। तो यहां हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो है 2 और उसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 1, माने कुल मिला के इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई, माने m प्लस n की वैल्यू हो गई 2 प्लस 1 3। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन दे रखा है आपको और आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, वो कह रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी दिस।
सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखिए। तो इनइक्वालिटी में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। करना है तो पहले इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद किसी भी इनइक्वालिटी का कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लेस देन की जगह इक्वल्स टू मान के एक ग्राफ हमने छोटा सा बना लिया। तो अगर देखा जाए तो अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4/5, 4/5 का मतलब हो गया 0.8, मतलब यहां पे कई वैल्यू लाई कर लेगी, ये 0.8, y की वैल्यू 0.8, x की वैल्यू 0 पे, और y की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू कितनी होगी 4/3 माने 1.33, माने इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1.33, 0, ये 1.33 और ये कहीं 0.8, और हमने इन दोनों को मीट करा दिया। मतलब ये लाइन जो बन गई, ये बन गई आपकी 5x प्लस, सॉरी 5x नहीं, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 4 की लाइन। अब लेस कह रहा है माने नीचे वाला एरिया चलेगा, नीचे वाला एरिया माने ये वाला एरिया चलेगा, ये वाला एरिया चलेगा, ठीक है ना, ये पूरा एरिया, ये नीचे वाला सारा एरिया चलेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है इसमें कौन सा आप पार्ट कवर करेंगे, एन ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। अब हाफ प्लेन जो ओरिजिन को कंटेन ना करे, नहीं सर इसमें तो ओरिजिन कंटेन होगा, तो ये कौन सा होगा, एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, बी वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा चाहे तो आप इसमें ओरिजिन की वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करो तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 माने 0, 0 इज लेस देन 4, माने बिल्कुल बात है हाफ 0 0 क्या होगा, कंटेनिंग किया जाएगा, माने ओरिजिन को इंक्लूड करना है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर हो गया बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वो कह रहा है द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस, माने अगर मैं कहूं वेक्टर ये ए, ये वेक्टर बी, तो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये निकालना है मुझको, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी होता क्या है बेटा जी, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या होता है, मतलब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, मैंने आपको पढ़ाया था फिर बता देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो ये डॉट इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और जिस पे प्रोजेक्शन डालते हैं वो अपॉन में आएगा उसका मॉडुलस, माने मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो जब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे डाला जाएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा अपॉन में जिस पे प्रोजेक्शन डाला गया वो हमेशा उसका मॉडुलस अपॉन में आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहां पे अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं, प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, माने 3i माइनस जे माइनस 2k डॉट i प्लस 2j माइनस 3k अपॉन b का मॉडुलस, इसका मतलब माने अंडर रूट ऑफ इसके को i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है ना। अब दैट इज इक्वल्स टू, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें पता है कि i डॉट i बराबर क्या होता है, 1 होता है, j डॉट j बराबर क्या होता है, 1 होता है, k डॉट k बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो i वाले और i डॉट j क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, j डॉट k क्या होता है, वो 0 होता है, k डॉट i भी क्या होता है, वो 0 होता है। तो हम i की i से, j की j से और k की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे क्या होगा 1, तो 3 1 जा 3, माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 2 माने माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 अपॉन ये हो गया 1 और 4 5 और 9,
9/10 अंडर रूट 14, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 6 और 3 9 में तो 7/√14। 7/√14 का मतलब आंसर हो गया ए। सिंपल सा क्वेश्चन था सर। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे अगर पूछा जाएगा तो वेक्टर ए को बी पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा जिस पे प्रोजेक्ट करते हैं उसका मॉडुलस अपॉन में आता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इसको रब कर देते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। सीधे सीधे इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये। आपको दे रखा है लिमिट 2 to 3 और x अपॉन x² + 1 dx। तो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, माने नीचे वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो हमने लेट कर लिया x² + 1 को t मान लिया, तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, dt/2। x dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी, dt/2। माने इस x dx की जगह क्या लगा देंगे हम, dt/2। माने 1/2 तो बाहर आ गया और dt आ गया और अपॉन में क्या आ गया, t आ गया। मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिट बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं लिमिट बाद में सीधे सीधे वैल्यू लगा दूंगा। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब ये हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। और t की वैल्यू कितनी है, मॉडुलस में x² + 1। और यहां ब्रैकेट लगा के अब जो ओरिजिनल लिमिट थी वही लगा दूंगा, 2 to 3 लिमिट, 2 to 3 लिमिट। अब सीधे सीधे x की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माने x की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, दोनों को उठा के माइनस कर देंगे। तो 1/2 log ऑफ x की जगह 3 लगाएंगे, 3 का स्क्वायर + 1 9/10 माइनस x की जगह 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर + 1 log 5। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब लॉग में कोई दो क्वांटिटी माइनस में कब आती है बेटा जी, जब वो डिवाइड में होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 10/5। इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 log 10/5। 5 2 जा 10 कट गया, माने कुल मिला के आंसर आ गया 1/2 log 2। 1/2 log 2 मतलब आंसर हो गया इसका सी। आप इस चाहे तो 1/2 को भी आगे पावर में ले जा सकते थे, तो इसका आंसर होता log√2। क्या होता है इसका आंसर, log√2। इसमें प्लस सी तो आएगा नहीं। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया और अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 10 की। तो पहले हम इसे रब कर देते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ a, b आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए और बी एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसका मॉडुलस, जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये कह रहा है नॉन सिंगुलर है, माने इसका डिटरमिनेंट, इसका मॉडुलस कभी भी 0 नहीं आएगा। ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। माने अगर एक मैट्रिक्स 2/2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की है, एक मैट्रिक्स 3/3 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 3/3 की है, एक मैट्रिक्स 1/1 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 1/1 की है। इस तरीके से है, ठीक है। अब वो कह रहा है देन ए बी का इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होगा। सबसे पहले याद करिए एक प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं बात करूं ए बी का होल इनवर्स, ये किसके बराबर होता था सर, ए इंटू बी का होल इनवर्स क्या होता था, दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के बराबर होता है। ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, माने मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स के। तो अगर मैं बात करूं ए बी का होल इनवर्स,
का इनवर्स क्या होगा? तो दैट इज इक्वल्स टू, पहले तो आप इसको देखो, ये आपके लिए क्या बन गया देखा जाए, ये ए है और ये बी है। तो अगर आप होल इनवर्स कहते तो बी इनवर्स का इनवर्स और ए इनवर्स, यही तो होता। अब बी इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? बी इंटू ए इनवर्स, माने कुल मिला के क्या आ जाएगा? बी इंटू ए इनवर्स। आंसर हो गया सी, बी इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? बी होगा। भाई टू का रेसिप्रोकल तो टू ही तो आएगा, तो बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? बी होगा। और ए इनवर्स का ए इनवर्स, माने आंसर इसका क्या होगा? सी। इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की। सर ये तो क्वेश्चन कुछ दिखने में इजी लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी ऑफ आर पॉइंट 0,4, माने एक तो ये हो गया, ठीक, एक 0.6, 1.6, एक ये हो गया, ठीक, और एक 3,0, ठीक, माने ये इसके तीनों क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और हमेशा जो सब्जेक्ट की वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की जो वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू जो निकालनी होती है कि किसको मैक्सिमम करना है किसको मिनिमम करना है, तो हम हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालते हैं। तो वो कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी? तो हम ये कॉर्नर पॉइंट पुट करके देखेंगे, जरा पुट करिए। सबसे पहले यहां पे z निकालिए, यहां पे x की जगह 0, y की जगह 4, तो 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, माने 0 प्लस 24, ये आ गई वैल्यू 24, माने इस पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब इस पॉइंट पे निकालेंगे z इक्वल्स टू x की जगह 0.6, y की जगह 1.6, माने 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू 1.6, ये हो गया 2.4 प्लस 9.6, 12, ठीक है। अब यहां निकालेंगे z की वैल्यू, z इक्वल्स टू x की जगह 3 और y की जगह 0, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0, माने 12। अब जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे z की वैल्यू 12 आ रही है, यहां पे z की वैल्यू 12 आ रही है। ऐसा कभी भी अगर आपके साथ हो कि दो कॉर्नर पॉइंट्स के पे जो आपका फंक्शन दे रहा है उसकी वैल्यू सेम आ रही हो, चाहे मिनिमाइज का केस हो चाहे मैक्सिमाइज का केस हो, उससे मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में इस पूरी लाइन पे यहां से यहां तक हर केस में z की वैल्यू 12 ही आएगी। हर पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी आएगी? 12 ही आएगी। इसका मतलब ये पूरी एक लाइन ऐसी लाइन है जहां पे z की वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज सेम होगी। बात समझ में आ गई? यहां पे z हर पॉइंट पे z की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे ट्राई कर लीजिए। अब आपसे वो पूछ रहा था मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में मिनिमम वैल्यू सर यही दोनों आ रही है। मतलब ये जो पॉइंट है B और C, एट लाइन BC एवरी पॉइंट विल सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। और किसके बराबर आएगी? हमेशा वैल्यू 12 के बराबर ही आएगी। इस लाइन BC पे हर पॉइंट इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और हमेशा आपकी मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी? 12 के बराबर ही आएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इसमें क्वेश्चन कह रहा था, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा था कि बताइए 0.6 1.6 ओनली है? नहीं। 3,0 ओनली है? नहीं। 0.6 एंड 1.6 एंड 3,0 ओनली है? नहीं। एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 0.6, ये वाला, एंड 3,0, माने हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम आएगी। और किसके बराबर आएगी? 12 के बराबर आएगी। ये बात हमारी आपकी पहले ही तय हो चुकी है, ठीक है ना दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इफ, सही है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माने 2 माइनस 5 4 20, दैट इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माने 2x स्क्वायर
-24, ठीक है ना। अब 2x², ये कितना बचा बेटा, माइनस का 18, और ये इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का। तो x² की वैल्यू कितनी आ गई, ये बचेगा 6, 6/2 का मतलब हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई +-√3। x की वैल्यू कितनी आ गई, +-√3, माने आंसर हो गया डी। बात समझ में आ गई, ये तो सिंपल डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑफ ऑर्डर 3, माने 3 रो 3 कॉलम है, ठीक है सब। एंड मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 5, माने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 दे रखी है, या मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 5 दे रखी है। देन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब बेटा जी ये तो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1, मॉडुलस ऑफ ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है इस पे डिपेंड करता है। तो दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए कितना है आपका 5, किस ऑर्डर की है सर, 3 ऑर्डर के, 3-1, माने सीधे सीधे 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, बी 25। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये कह रहा है सर, गिव 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, जिन इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना ना हो, माने किसी एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई मतलब ना हो, अनकंडीशनल हो। अगर कोई 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी, उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अगर कोई 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अगर मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। माने जितने भी इंटरसेक्शन पार्ट है वो सभी के सभी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। कब, जब 2 इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब वो कह रहा है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, ठीक है साहब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछ रहा है। अरे सर क्यों पूछ रहा है हमसे ऐसी बातें, तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश किसके बराबर है भाई, ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया 0.7। बी के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, बी के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस कर देंगे 0.4, मतलब आंसर कितना आ जाएगा 0.28, आंसर सी। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के, स्कोर अप कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात करते हैं। चलिए सर, कह रहा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका जनरल सॉल्यूशन पता करना है, ठीक है सर। इक्वेशन है y dx इक्वल्स टू x dy। अब आपको पता होगा कि y वाली क्वांटिटी और dy के साथ y वाली क्वांटिटी रहती है और dx के साथ x वाली क्वांटिटी रहती है। तो हम इस y को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy और ये हो जाएगा 1/x dx, ठीक है ना। अब हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर देंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी, log x इक्वल्स टू 1/y का क्या होगा, log y। अब बेटा अगर बोथ साइड लॉग आ रहे हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो भी हमेशा लॉग के रेस्पेक्ट में ही आएगा। अगर बोथ साइड लॉग है तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा ये भी हमेशा
लॉग के साथ ही आएगा, माने लॉग सी लिखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। माने अगर हम बात करें ये दोनों क्वांटिटी प्लस में कब आई होंगे बेटा, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग में कोई दो क्वांटिटी, लॉग में अगर कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो आप इसे किस में करके लिखते हो, प्लस में करके, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो ऐसे ही ये दोनों प्लस में, तो इसे इनटू में करके लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग सी वाई हो गया। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, c इंटू वाई। एक्स बराबर कितना आ गया, c इंटू वाई। एक्स बराबर c इंटू वाई या y बराबर c इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दोनों ठीक है, c वाला ये वाला ठीक है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे ठीक है, सर मैंने x को उधर ले लिया, y को उधर ले लिया, आप y को उधर ले लेना, x को उधर ले लेना, तो वो सी वाई की जगह सी एक्स आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी आप कहीं भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं सर, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू की वैल्यू, माने ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना है हमको। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। वाई टू का मतलब आप समझ रहे होगे, यहां पे क्या वाई टू का मतलब है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से, डबल डिफरेंशिएशन से, ठीक है सर। तो सबसे पहले तो y1 बराबर क्या होगा, y1 माने डिफरेंशिएशन dy ओवर dx की वैल्यू पूछ रहा हूं, dy ओवर dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब हम चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ज्यादा इजी हो जाएगा, और स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं, तो y1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ज्यादा बढ़िया है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब लगा देते हैं दोबारा से, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन माइनस y2। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, दोबारा से समझा देता हूं। यहां तक बात ठीक है, चलो इसको भी रब कर देते हैं, यहां तक बात ठीक है, इसका मतलब ये dy ओवर dx निकल आया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करने जाएंगे, डी स्क्वायर वाई डी या y2 की बात करेंगे, तो इसमें क्या लगेगा बेटा जी, इसमें लगेगा क्वोशंट रूल। भाई ये u ये v, तो नीचे वाले का स्क्वायर v का स्क्वायर, माने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सीधे सीधे लिख दे हम यहां पे क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का क्या करे, होल स्क्वायर। नीचे क्या होता है भाई, u अपॉन v में क्वोशंट रूल में नीचे v स्क्वायर आता है, माने इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब u अपॉन b में जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, u को होगा या v का होगा, सर u का डिफरेंशिएशन पहले होगा, माने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस। अब 1 ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब किसको x माना आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का हो गया 0, माइनस 2x, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, माइनस 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माने y2 बराबर ये तो 0 हो गया, और माइनस प्लस हो गया, और ये आ गया x, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल के अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई में लिख दो, क्योंकि आपको ये चाहिए ही चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। तो y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जरा देखिए, तो y1 की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माने इसकी जगह यहां पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं। तो y2 और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, x y1 के बराबर आ गया। आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई? चाहे आप दोनों वैल्यू पुट करके देख लीजिए तब भी वही सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। वो कह रहा है इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए is equals to 2, modulus of vector b is equals to 3 and a dot b is equals to 4, then find modulus of a minus 2b। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर रहा है, पूछ रहा है आपसे, हमेशा आप उसका होल स्क्वायर निकाल लीजिए। हमेशा आप उसका क्या निकाल लीजिए, होल स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a स्क्वायर। ठीक है ना? वो किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए और ए के बीच में कोई एंगल बनेगा नहीं, तो इस कंडीशन में cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज ऑलवेज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ की जगह सीधे सीधे इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माने वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b डॉट वेक्टर a माइनस 2b इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो वेक्टर a की मल्टीप्लाई वेक्टर a से वेक्टर a डॉट वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर a और प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब वेक्टर a डॉट वेक्टर a को मॉडुलस ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो गया और प्लस 4 टाइम्स ऑफ वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर हो गया। मॉडुलस ऑफ वेक्टर a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। a डॉट बी कितना दे रखा है आपको, 4, तो 4 इंटू 4 माने 16 हो गया और मॉडुलस ऑफ वेक्टर b कितना दे रखा है आपको, 3, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया। ये किसकी निकल आई वैल्यू, ये निकल आई मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। तो ये आ गया आपका 4 माइनस 16 प्लस 9 4 जा 36, माने कुल मिला के वैल्यू आ गई ये वैल्यू बचेगी आपकी 20 और 4 24। ठीक है ना? तो ये इसके स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई, ये इसके स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 24। अंडर रूट ऑफ 24 का मतलब इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√6। ये आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई सर? तो हमेशा याद रखिएगा, जिस किसी भी वेक्टर मॉडुलस की वैल्यू पूछेगा उसका हमेशा होल स्क्वायर ओपन करते हैं। क्लियर हो गई बात? अपने आप ही आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपसे सेक्शन फॉर्मूले वाली बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आपको z के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, माने एक ये लाइन जा रही है A और B, ये A ये B, यहां कई पॉइंट P है। अब इसने ये भी नहीं बताया ये जो P पॉइंट है इसे इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो कह रहा है इफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 6, माने इसके x के कोऑर्डिनेट आपको पता है 6, ना y के कोऑर्डिनेट पता है ना z के कोऑर्डिनेट पता है, इसने ऐसे बता दिया। वो कह रहा है देन इट्स z कोऑर्डिनेट, और a के कोऑर्डिनेट कितने हो, तो आपको इसके z की वैल्यू निकालनी है। a के कोऑर्डिनेट है 0, 5, -2 और b के कोऑर्डिनेट है 3, -1, 2। अब आपको ये भी नहीं बताया इसने कि ये किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसे मान लेते हैं कि ये m/n में इसे
इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अब हम अगर अपने हिसाब से पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसके एक्स की मल्टीप्लाई एन से, माने 0 इंटू एन, और इसकी एक्स की मल्टीप्लाई एम से प्लस 3 इंटू एम अपॉन एम प्लस एन। सही है ना, ये हमारे हिसाब से x के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो इस वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे, 6 के बराबर रख दें। इस वैल्यू को 6 के बराबर रख दे तो m रेशो n निकल जाएगा। जरा देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 3m अपॉन m प्लस n बराबर 6। ठीक है ना, माने 3m इज इक्वल टू 6m प्लस 6n। तो m 3m इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख लीजिए पहले, ये 3m हो गया, ये 0 हो गया अपॉन m प्लस n हो गया, ये बराबर 6 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 3m हो गया, 3m अपॉन m प्लस m इज इक्वल्स टू 6m प्लस 6n। ठीक है, तो 3m बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 6n के। 3m बराबर किसके हो जाएगा, माइनस 6m के। तो m अपॉन n कितना आ गया, यह आ गया माइनस 6 अपॉन 3 का मतलब -2:1। -2:1 का मतलब ये इंटरनली इसे डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ये इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा। अगर रेशो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये इसे इंटरनली डिवाइड नहीं करेगा, ये इसे कहीं ना कहीं एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ही करेगा, गारंटी इस बात की। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको z के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, z के निकालने हैं। तो z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, 2m माइनस 2n अपॉन m प्लस n लगाते हैं आप, ये z के कोऑर्डिनेट होते, और सीधे सीधे m की जगह -2, n की जगह 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए। m की जगह -2 और n की जगह 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू -2 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये हो जाएगा -4 -2 अपॉन -1, माने -6 अपॉन -1, 6 आ गया। माने इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 6। तो इसका आंसर कितना होगा, 6, आंसर बी। z के कोऑर्डिनेट क्या होगा, z के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। बात समझ में आ गई। माने ये जो इसे p होगा, ये इंटरनली डिवाइड ना करे करके इसे ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये रेशो नेगेटिव आ रहा है। अगर ये रेशो पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये p इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये रेशो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये जो p है ये इसे एक्सटर्नली कहीं ना कहीं डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये 18 के 18 क्वेश्चन जो एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आपको समझ में आएगी और इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। तो आगे हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम अच्छे सैंपल पेपर आपको कराते रहे। अब मैं आपको बराबर सैंपल पेपर्स की वीडियोस डायरेक्टली मैं डालता रहूंगा, एक के बाद एक। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि आपको किस चैप्टर की वीडियो ज्यादा मतलब चाहिए, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं कि मैं क्लियर कर सकूं, उस चैप्टर का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishabh, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसके लिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।